हेलो स्टूडेंट्स, हमने शुरू कर दिया था सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकार्यात्मक पद्धति। ये टॉपिक हम शुरू कर चुके हैं, पहले भी इसका वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आज हम इसके आगे वाला हिस्सा पढ़ने वाले हैं। उस हिस्से में हम पढ़ेंगे कि मानव शास्त्र की जो प्रकार्यात्मक पद्धति है उसके जो मुख्य घटक है, मुख्य तत्व है, वो कौन कौन से हैं और किस सिद्धांत पर ये प्रकारात्मक पद्धति काम करती है, इसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियोस में हम प्रकारात्मक पद्धति के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो उनको पढ़ने के बाद हम स्पष्ट रूप से ये बोल सकते हैं कि प्रकारात्मक व्यवस्था में 3 जो है प्रमुख तत्व होते हैं। उसमें से प्रथम तत्व क्या है? प्रथम तत्व है कि यह पद्धति संस्कृति के विभिन्न पक्षों या संस्थाओं में पाए जाने वाले कारणात्मक संबंध को ढूंढने और प्रमाणित करने का प्रयत्न करती है। ठीक है, तो ये जो पद्धति है, संस्कृति के जो अलग अलग पक्ष है या अलग अलग संस्थाएं हैं, उनमें क्या संबंध है, कारणात्मक संबंध को ढूंढने का और उन्हें प्रमाणित करने का कि ये सही है या गलत है, ये कार्य करती है। अगर धर्म का संपर्क या संबंध जो है जादू टोने से होता है, तो ये पद्धति इस प्रश्न का उत्तर देती है कि यह संभव क्यों है और किन कारणों से। इस वजह से पहला तत्व जो है हमने यहाँ लिखा है कि वो कारणात्मक संबंध को ढूंढने का और उसे प्रमाणित करने का प्रयत्न करती है। ठीक है, दूसरा तत्व है कि यह पद्धति केवल संबंध के कारणों का पता लगाकर ही संतुष्ट नहीं होती है, वह यह भी पता लगाती है कि इनमें से प्रत्येक संस्था संपूर्ण सामाजिक या सांस्कृतिक व्यवस्था में कौन सा पार्ट अदा करती है। कहने का मतलब है कि उसका क्या कार्य है, जो संस्कृति है उसका जो प्रत्येक पार्ट है वो संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में के लिए कौन सा काम कर रहा है, इसके बारे में जो है इस प्रकार्यात्मक पद्धति के माध्यम से मालूम किया जा सकता है। संपूर्ण सामाजिक या सांस्कृतिक व्यवस्था की निरंतरता व स्थिरता इसी बात पर निर्भर होती है। किस बात पे? कि ये जो अलग अलग इकाइयाँ हैं या संस्थाएं हैं, आपस में कारणात्मक संबंध को बनाए रखते हुए किस तरह से क्रियाशील है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, वहाँ पर रैडक्लिफ ब्राउन का एक अवयव से संबंधित एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, उसके बारे में हमने बात की थी कि किस तरह से अलग अलग पार्ट होते हैं और अलग अलग पार्टों का अलग अलग काम होता है, फिर भी वो आपस में डिपेंड होते हैं और अपना अपना कार्य करते हुए आपस में संबंधित होते हैं। एक के बिना अन्य की कल्पना संभव नहीं है। ठीक है, किसी न किसी रूप में वो आपस में संबंधित होते हैं और निर्भर भी होते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि प्रकारात्मक पद्धति जो है संपूर्ण सामाजिक या सांस्कृतिक व्यवस्था की स्थिरता व निरंतरता इसी बात पर निर्भर होती है कि ये विभिन्न इकाइयाँ या संस्थाएं आपस में कार्य कारण संबंध को बनाए रखते हुए मिलकर क्रियाशील रहें। ठीक है, प्रकारात्मक पद्धति कार्यों के आधार पर एक अंग का पूरे संपूर्ण से क्या संबंध है उसे मालूम करने का प्रयत्न करती है। ठीक है, इन शॉर्ट ये जो पद्धति है अंग से संपूर्ण के संबंध को ढूंढती है। आया समझ में? अब इसका तीसरा तत्व हम ले लेते हैं। तीसरा तत्व क्या है? प्रकार्यात्मक पद्धति इस बात पर बल देती है कि संस्कृति की हर एक इकाई, उसकी प्रत्येक इकाई या संस्था का स्वरूप उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर ही निर्भर करता है। अलग अलग अंग जो है कार्य करते हैं और कार्य करके संपूर्ण में जो अपना योगदान करते हैं, उसी कार्य के आधार पर यह निर्भर होता है कि उस संपूर्ण इकाई का, उस संपूर्ण
संस्था का या उस संपूर्ण संस्कृति का या संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा, वह किस तरह से काम करेगी और आपस में कैसे संबंधित होगी, ये सब जो है प्रकारात्मक पद्धति के आधार पर ही बताना संभव है। वास्तव में कार्य विहीन अस्तित्व यानी फंक्शनलेस सर्वाइवल नाम की कोई भी चीज़ संस्कृति में नहीं होती है। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि संस्कृति जिनसे मिलकर बनी होती है उनको हम क्या कहते हैं, संस्कृति के अंग कहते हैं, संस्कृति के तत्व बोलते हैं। तो ये जो संस्कृति के तत्व है, प्रत्येक उसका जो अंग है वह कोई न कोई निश्चित कार्य करता ही करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि वास्तव में कार्य विहीन अस्तित्व यानी फंक्शनलेस सर्वाइवल नाम की चीज़ संस्कृति में नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका प्रत्येक अंग जो है कार्य करता है और अपने कार्य से संपूर्ण व्यवस्था को बनाने में अपना योगदान भी करता है। इसीलिए कार्य विहीन अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। संस्कृति का हर एक तत्व, उसका प्रत्येक तत्व किसी न किसी कार्य को करने के लिए प्रकट होता है। ठीक है, ऐसी हालत में संस्कृति के किसी तत्व के विषय में यह बोल दें या यह कह दें कि बिना किसी काम को किए भी उसका अस्तित्व बना रहेगा, तो ये संस्कृति के आधारभूत सिद्धांत को भुला देने के बराबर है। अब अगर हम शरीर की ही बात कर लें तो शरीर में जितने भी अंग हैं, चाहे हाथ है, पैर है, अंदर किडनी है, लीवर है, अब हमारा स्टमक है, हमारा हेड है, नोज़ है, ईयर है, ये सब चीज़ें जो है अपना अपना फंक्शन कर रही है, अपना अपना कार्य कर रही है। अब अगर ये बात हम कर दें कि नाक ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है, तो क्या संपूर्ण उस कंडीशन में जी पाएगा? नहीं जी पाएगा, उसको परेशानी होगी। उसी तरह से और ये देखिए कि शरीर में जितने भी अंग हैं अपना काम करते ही करते हैं, और जिस दिन शरीर के किसी भी अंग ने कार्य करना, अपने ढंग से कार्य करना बंद कर दिया या प्रॉपर कार्य करना बंद कर दिया, तो देखिए उसी वक्त हमें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किडनी ने यदि कार्य करना बंद कर दिया है तो इंसान पर क्या बीतती है, हाथों ने अगर काम करना बंद कर दिया या उसकी आँखों ने देखना बंद कर दिया तो इंसान पर क्या बीतती है। ठीक है, तो यानी कि हम ये महसूस कर सकते हैं बहुत अच्छे से कि शरीर में जितने भी हमारे पास अंग हैं, जितने भी शरीर के पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, उन सब का कोई ना कोई काम होता है। बिल्कुल वैसे ही संस्कृति जितने भी अंगों से मिलकर बनी होती है, उस प्रत्येक अंग का कोई ना कोई कार्य होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कार्य विहीन अस्तित्व की बात को स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, संस्कृति के किसी तत्व के विषय में अगर हम ये कह दें कि उसका अस्तित्व उसके काम को किए बिना भी रहेगा, तो ये उसके सिद्धांत को भुला देने के बराबर ही होगा।